हाँ जी बेटा। तो आगे बढ़ाते हैं जी इंट्रोडक्शन टू एससीएम को। पिछले लेक्चर में नो डाउट मज़ा तो आया होगा, कुछ डिफरेंट है। भले कुछ ऐसा लग रहा है बड़े लेवल का पढ़ रहे हैं, अब वो इंटर वाली कॉस्टिंग नहीं है कि ये फॉर्मूले सीखें फॉर्मेट सीखें तो काम शुरू कर दें। तो बेटा इस प्यारी सी डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं, साथ साथ पिछला ओवरव्यू भी लेते चलते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने देखा कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट जो है इट इज़ मोस्टली कंसर्न्ड विद कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल। देन उसमें वो वेरिएंस एनालिसिस ये वो ऐसी बातें करते रहते थे और कई एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर देते थे, कॉम्पिटिटर को, मार्केट को नहीं समझते थे। तो जिसमें हमने ये भी बात की थी कि 100% लोग ट्रेडिशनल तो आज की दुनिया में फॉलो कर नहीं रहे हैं, मिक्स ऑफ बोथ फॉलो कर रहे हैं। फिर स्ट्रेटेजिक आया, उसके बारे में समझा कि भाई इसमें प्रोसेस तो वही है कि टोटल कॉस्ट को रिड्यूस करना है, पर अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को भी इम्प्रूव करना है, स्ट्रेंथन करना है। फिर हल्के फुल्के एग्जाम्पल दिए इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे, इसकी ज़रूरत क्या है। और यहाँ तक हम पहुंचे थे कि ट्रेडिशनल और स्ट्रेटेजिक का डिफरेंस देख लो, याद है बेटा? हाँ जी सर, यहाँ तक तो हुआ हुआ है। अब बात शुरू होती है कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, जिसमें 3 कंपोनेंट्स दिए गए हैं कि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट प्राइमरली रिवॉल्व अराउंड 3 बिजनेस थीम्स। एक है वैल्यू चेन एनालिसिस, फिर कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, फिर स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस। तीनों ही बहुत बढ़िया हैं, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसपे इंडिपेंडेंट केस स्टडीज आपको मिलनी है, जो केस स्टडी वाले मॉड्यूल्स में आपको पहुंचाई गई हैं और इस मॉड्यूल के अंदर भी हैं, पहले मॉड्यूल के अंदर भी हैं, वो है वैल्यू चेन एनालिसिस। अब हम पहले आज के लेक्चर में कोशिश ये करेंगे कि हम वैल्यू चेन एनालिसिस को पकड़ें, ये दोनों एस्पेक्ट बाद में देखेंगे। माइकल पोर्टर ने इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले दुनिया के सामने रखा था। बाबा अभी भी हैं, अमेरिका में हैं, तो दर्शन आप यहाँ से उनके कर सकते हैं। बताया गया है कि इनके बारे में इनके बात भी करेंगे, पर पहले थोड़ी सी वैल्यू चेन की बात हो। सर देखिए, अब जब हम कई बार बिजनेस में बात करते हैं कि क्या वैल्यू दिया आपने कस्टमर को, जो वैल्यू आप पे दोगे उसी के अकॉर्डिंग कस्टमर पे करेगा। तो हमें ये देखना है कि व्हाट इज द वैल्यू क्रिएटेड, कि हमने क्या वैल्यू क्रिएट करके दी कस्टमर को, और कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग द वैल्यू क्या है। वैल्यू क्रिएटेड माइनस कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग द वैल्यू, यही हमारा मार्जिन होता है। तो वैल्यू चेन एनालिसिस बेसिकली हमें वो एक्टिविटीज में ले जाता है जो वैल्यू क्रिएट करने में हमने अंडरटेक की। अब जैसे कार मैन्युफैक्चरर ने गाड़ी बनाई, ठीक है ना, तो गाड़ी बनाते हो तो मैं इनका ये टेबल अब यूज करना चाहूंगा। ये होती है हमारी कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज, ये होती हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज, और दिस इज बेसिकली जो यहाँ तक है, इन सब पे जो खर्चा इनकर हो रहा है, इसको हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग द वैल्यू, प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग द वैल्यू। अब जो वैल्यू कस्टमर ने आपको दी, उसमें से वैल्यू में से आप माइनस कर दें कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग द वैल्यू, देन यू विल गेट टू दिस पॉइंट, आपके मार्जिन आ जाएंगे। मतलब वैल्यू क्रिएटेड माइनस कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग द वैल्यू, माइनस करके आप जान सकते हैं कि मार्जिन कितना है। अब जो वैल्यू क्रिएट होती है, इसमें काफी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, जिसे 2 हेड्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एक्टिविटीज और क्या अभी सेकेंडरी एक्टिविटीज। इस चीज को, इस सिस्टम को सबसे पहले दुनिया के सामने माइकल पोर्टर ने रखा, जो कह लो बहुत बड़े बिजनेस गुरु हैं, काफी किताबें लिख चुके हैं और बहुत उनको माना भी जाता है, क्रिटिसिज्म भी होता है, क्योंकि वो दोनों बातें रहती हैं। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। आओ सर अब पढ़ें इंस्टीट्यूट क्या कहता है। कहता है वैल्यू चेन एनालिसिस इज अ प्रोसेस जिससे फर्म आइडेंटिफाई करती है और एनालाइज करती है वेरियस एक्टिविटीज दैट ऐड वैल्यू टू द फाइनल प्रोडक्ट। मतलब फाइनल प्रोडक्ट जो आपका ये पेन है, तो इसको बनाने में क्या क्या एक्टिविटीज हुई जिससे क्रिएट हुआ। गाड़ी है तो उसमें क्या क्या एक्टिविटीज हुई। आइडिया इज टू आइडेंटिफाई दोज एक्टिविटी विच डू नॉट ऐड वैल्यू टू द फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस। इन्हें क्या बोलेंगे? नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। कहते जब आप अपने वैल्यू चेन एनालिसिस के थ्रू अपनी सारी एक्टिविटीज को जानोगे, देखोगे, पहचानोगे, तो आप ये भी पाओगे कि कुछ एक्टिविटीज हम ऐसी भी कर रहे हैं, ऐसी चीजों पे भी स्टाफ लगा रहे हैं जिससे कोई वैल्यू एडिशन हो ही नहीं रहा है। मतलब वो काम अगर ना भी किया जाए तो भी चल जाएगा, और उसे एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट दी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। The analysis of value chain helps a firm to obtain cost leadership or improved product differentiation.
कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाने के लिए दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो कहता है अगर आप अपनी वैल्यू चेन एनालिसिस अच्छी तरह से करें और आइडेंटिफाई करें उन एक्टिविटीज़ को जिनसे कोई वैल्यू एडिशन नहीं मिल रहा है, या रिसर्च इनोवेशन इन पे भी ध्यान दें, तो आप दोनों में से एक चीज़ तो ले ही जाएंगे, या कॉस्ट लीडरशिप लेके जाएंगे या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मतलब इट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग। ये नहीं कि जस्ट लिस्ट डाउन द एक्टिविटीज और आप स्टार बन गए रातों रात, ऐसा नहीं होगा। बट नो डाउट आपको इंसाइट मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा। रिसोर्सेज मस्ट बी डिप्लॉयड इन दोज एक्टिविटीज दैट आर केपेबल और प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट वैल्यूड बाय कस्टमर। कहता है रिसोर्स वहां डिप्लॉय करें, अपने साधन वहां यूज करें जहां वो चीजें बनाई जा सकती हैं जिसे कस्टमर वैल्यू करता है। अब अगर कस्टमर जिन चीजों को वैल्यू करता है और उसे आप इग्नोर करें तो थोड़ी देर में मार्केट ने फर्म को भी इग्नोर कर देना। इसका एक सारे इस सिलेबस में ही आप कह लो कि एक नाम बहुत बार आता रहेगा ऐसे पॉइंट पे, क्योंकि वो नाम से सारे रिलेट करते हैं। सर नोकिया, किसी वक्त ये जो फर्म है वो मार्केट लीडर थी, ठीक है, सिम्बियन प्रोसेसर, वो पुराने वाले मोबाइल, वो स्नेक वाली गेम, वो सब कुछ आपने खेला। अब उन्होंने अपने रिसोर्सेज डिप्लॉय नहीं की उन एक्टिविटीज में जिन्हें उस वक्त कस्टमर वैल्यू करने लग गया था। कस्टमर वैल्यू करने लग गया था एंड्रॉयड फोन, कस्टमर वैल्यू करने लग गया था एंड्रॉयड, क्योंकि उसमें उसे और बहुत फैसिलिटीज मिलती थी। कई एप्स जो सिम्बियन में चलती नहीं थी वो एंड्रॉयड में मस्त चलती थी। तो नोकिया अटका रहा, अपना दिमाग उसका खराब था बहुत ज्यादा। लीन में भी था एग्जाम्पल हम बहुत बार लेंगे, अटका रहा अपनी सोच पे, नहीं जी हम तो ऐसे ही रहेंगे। तो आज वो है ही नहीं है, एक तरह से बहुत बार कोशिश कर चुके दोबारा आने की। सर मार्केट उस वक्त पूरी आपकी मुट्ठी में थी। जो आप कस्टमर के सेंटीमेंट को समझते और उन्हें वो प्रोडक्ट देते जो वो चाहते थे, तो नेचुरल है ये बाकी जो इतने प्लेयर इमर्ज हो गए, इनमें से ये तो नहीं कह सकते कि इमर्ज ना होते, पर मार्केट लीडर आप ही होते। ठीक है, तो वैल्यू चेन एनालिसिस हमें ये भी इंडिकेटर देगा कि हम अपने रिसोर्सेज को कहाँ यूज करें ताकि वो प्रोडक्ट बने जो कस्टमर वैल्यू करता है। Idea of value chain was first suggested by Michael Porter 1985 to depict how customer value accumulate along the chain of activities that lead to end product or service। कहना ये आपको चेन ऑफ एक्टिविटीज दिखाएगा कि जो वैल्यू क्रिएट करके आप कस्टमर को दे रहे हो कौन सी एक्टिविटी का उसमें कितना हाथ है। ठीक है जी। अब इसके बाद जो माइकल पोर्टर आ जाते हैं, एक बार दर्शन कर लें क्योंकि बाबा का बहुत बड़ा हाथ है सिलेबस के अंदर। काफी केस स्टडीज में आपने इन्हीं के ही जो कह लो जी दुनिया के सामने फैक्ट्स रखे इन्होंने, उसको यूज करना है। तो ये 1947 मॉडल है वैसे, अमेरिकन एकेडमिक नोन फॉर हिज थ्योरीज ऑन इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्ट्रेटजीज एंड सोशल कॉजेस। एमबीए कब कर पाए वो भी सब बता रखा है। He is the author of 20 books and numerous articles, including Competitive Strategy, Competitive Advantage of Nations, and on Competition. 6-time winner of McKinsey Award for Best Harvard Business Review article. तो नेचुरल है कि भाई बहुत ही जाने माने, और इनकी जो किताब है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा बिकी है। तो नेचुरल है कि उसमें से भी काफ़ी कुछ आपके सिलेबस में यहाँ आपके सामने है। अब पोर्टर साहब वैल्यू चेन के बारे में क्या कहते हैं। पोर्टर डिस्क्राइब द वैल्यू चेन एज इंटरनल प्रोसेस और एक्टिविटी अ कंपनी परफॉर्म। सर हम जैसे आपका स्टडी मैट है ना वैसे चल रहे हैं, तो हमें ऐसे बहुत प्रेजेंटेशंस ये वो इस पे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मैं भी रखता हूँ जहां मेरे को पता है कि ये और एक्स्ट्रा होना चाहिए, पर कोर आपका स्टडी मैट है कि जैसे आपको वैल्यू चेन एनालिसिस पे लिखना आ गया, अगर आप स्टार्ट ऐसे दें कि पोर्टर के शब्दों में वैल्यू चेन क्या है। वैल्यू चेन इज इंटरनल प्रोसेस और एक्टिविटी जो कंपनी परफॉर्म करती है, किस लिए, टू डिजाइन, पहले डिजाइन ही करेंगे ना, फिर प्रोड्यूस करेंगे, फिर मार्केट करेंगे, डिलीवर करेंगे और सपोर्ट इट्स प्रोडक्ट। इन्हीं को ही तोड़ मरोड़ के बाद में आप प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज में देखेंगे। कहता है वैल्यू चेन इज, दोबारा सुनो, वैल्यू चेन क्या है, इंटरनल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस और क्या सर, इसे क्या कह सकते हैं सर, एक्टिविटीज भी कह सकते हैं जो कंपनी परफॉर्म करती है। किस लिए सर, डिजाइन, प्रोड्यूस, मार्केट, डिलीवर। डिजाइन, प्रोड्यूस, मार्केट, डिलीवर, ये तो बहुत सौखे हैं। पहले डिजाइन, देन प्रोड्यूस, मार्केटिंग करो, फिर डिलीवरी करो ऑर्डर आने पे। एंड सपोर्ट, सपोर्ट में आफ्टर सेल सर्विस सब कुछ आएगा।
तो डिजाइन करो, प्रोड्यूस करो, मार्केट करो, फिर डिलीवर करो एंड सपोर्ट करो। तो ऐसे इंटरनल प्रोसेस या एक्टिविटी जो एक कंपनी करती है टू डिजाइन, प्रोड्यूस, मार्केट, डिलीवर एंड सपोर्ट इट्स प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आप वैल्यू चेन को बताएंगे। और थोड़ा सा सुनते हैं। ही फर्दर स्टेटेड that a firm value chain and the way in which the way it is performed the individual activity are reflection of history, its strategy and approach of implementing its strategy and underlying economics of the activities themselves। कहता है फर्म की जो वैल्यू चेन होती है और रिफ्लेक्शन होती है उसकी हिस्ट्री का, उसके पास्ट का, उसकी स्ट्रेटजीज का कि क्या वो अचीव करना चाहती है, कहाँ अपने आप को देखना चाहती है। अब इसके बाद जी एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें बताया गया कि ये जो है नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, ये हैं प्राइमरी एक्टिविटीज जिनका एक एक का डिटेल में एक्सप्लेनेशन आगे आ रहा है। इनबाउंड ऑपरेशंस, थोड़ा वैसे इंडिकेटर दिया है कि बाहर से सामान, ये देखिए थोड़ा जूम कर दीजिए सर इसको, और बाहर से सामान स्टोर तक आ रहा है, ये इनबाउंड लॉजिस्टिक है। ऑपरेशन यहाँ आप टूल्स देख पा रहे हैं, फैक्ट्री में कन्वर्जन चल रही है इनपुट की आउटपुट में, ये आउटबाउंड है। अब यहाँ से सामान लोड होके कस्टमर तक जा रहा है। मार्केटिंग एंड सेल, सेल हल्ला बोल, देख रहे हैं कि नहीं, लाउड स्पीकर साथ है। सर्विस, कस्टमर केयर, बने रहिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी, समझे कि नहीं। देन फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ आप पूरा कंपनी देख रहे हैं एक तरह से। फिर एचआर डिपार्टमेंट है, आईटी वाले हैं, प्रोक्योरमेंट वाले हैं। तो भाई ये सब इसका जो वैल्यू चेन है वो आपके सामने है। अब इसमें कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज हैं, कुछ है सेकेंडरी एक्टिविटीज। फिर मार्जिन क्या है सर, वो मैंने आपको बताया था कि वैल्यू क्रिएटेड माइनस कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग द वैल्यू इज मार्जिन। इन सब एक्टिविटीज पे जो खर्चा आएगा दैट इज कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग द वैल्यूज। उसमें हम कोशिश करेंगे कि अगर हम कोई एज ए प्रोसेसेस या एक्टिविटीज करते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है, एंड प्रोडक्ट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आती उनकी वजह से, तो उन्हें हम इग्नोर करने की भी कोशिश करेंगे। तो दिस बेसिकली दिस इज द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग द वैल्यू, ये सारा। अब भाई इसके अंदर आपका जो भी, ये कहने का मतलब जितना वैल्यू क्रिएट हुआ, अब कस्टमर खरीदेगा भी ना उसी किसी रेट पे, तो वैल्यू क्रिएटेड इज बेसिकली द कस्टमर जो उसे पे कर रहा है, कितना पे कर रहा है, जैसे 10,000 पे कर रहा है, कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग द वैल्यू 8,000, तो जो गैप होगा दैट विल बी द मार्जिन, समझे कि नहीं। हाँ, अगर आप बात करें कि कस्टमर कितना पे करेगा, सर ये बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे, आपकी कंपनी कैसी है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की एडवांटेज आपके पास है कि नहीं। तो नॉर्मली हम ये कहेंगे अगर हमने कुछ ऐसा बनाया जो कस्टमर की जरूरत थी, उसे चाहिए था, तो वैल्यू जो क्रिएट हुई होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग द वैल्यू, और मार्जिन बढ़ता जाएगा। अब उसके बाद जी ये प्राइमरी सेकेंडरी को समझाना शुरू करता है। कहते हैं वेरियस एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय अ फर्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज। वेरियस एक्टिविटीज जो फर्म करती है उसको दो ब्रॉड कैटेगरीज में आप बांट सकते हैं, देयर आर प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज। सर नाम जब हमने यहाँ से हेडिंग पढ़ी, थोड़े बहुत तो ये कह लो जी फोटोग्राफ्स बने हुए थे, आइडिया तो वहां से लगा, पर सर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले चैप्टर में जो सबसे पावरफुल केस स्टडीज बन सकती हैं वो इसी के इन एंड अराउंड बनती है, और अगले चैप्टरों के साथ लिंक होके भी, कि जहां कंपनी किसी और ही चीज में फंस जाती है वहां पे भी कई बार कह दिया जाता है कि भाई इनका वैल्यू चेन एनालिसिस कर दो। तो हम इन प्राइमरी और सेकेंडरी को अच्छी तरह समझते हैं भाई, वर्ड टू वर्ड समझते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं मॉड्यूल में जड़े दिए हुए हैं, केस स्टडीज वगैरह देखेंगे। आओ शुरू करें। अब प्राइमरी एक्टिविटीज, जिस तरह की हमने ये देखा कि यहाँ हमारे पास ये 5 प्राइमरी एक्टिविटीज थी कि पहले बाहर से सामान आएगा, फिर कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट होगी, फिर बाहर जाएगा, मार्केटिंग होगी साथ साथ में, फिर उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज देनी है। ये 5 है। अब इनको ये डिस्क्राइब करेगा। कहता प्राइमरी एक्टिविटीज आर दोज विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसफॉर्मिंग द इनपुट्स इनटू आउटपुट। कहता प्राइमरी एक्टिविटीज वो हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है किसमें, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। इनपुट हियर मींस द रॉ मटेरियल, आउटपुट मींस द एफजी, और इन द प्रोविजन ऑफ सर्विस।
सर्विस प्रोवाइडर्स भी के लिए भी वैल्यू चेन वैलिड है ना। तो अगर हम रॉ मटेरियल इनटू आउटपुट ही लिखें तो इट गिव्स एन इम्प्रेशन कि ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर के लिए जैसे। नहीं, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो भी आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज हो सकती हैं। तो दोज एक्टिविटीज विच आर इन्वॉल्व, दोबारा समझ लें, इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट और इनटू आउटपुट और इन कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विस आर कॉल्ड प्राइमरी। देन उसके बाद कहता है सेकेंडरी एक्टिविटीज ऑल्सो नोन एज सपोर्ट एक्टिविटीज। सपोर्ट दी प्राइमरी एक्टिविटीज कहते हैं सपोर्टिंग एक्टिविटीज है। बेटे याद करो, जब इंटर था तो आप ओवरहेड में एक कहानी बनाते थे, याद होगा कि फैक्ट्री में दो तरह के डिपार्टमेंट रहेंगे। एक होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन करेगा, दूसरा होगा सर्विस डिपार्टमेंट या सपोर्ट डिपार्टमेंट। करते थे ना ऐसा। तो ये वही है, ये सेकेंडरी वाले वही हैं जो प्राइमरी को सपोर्ट करते हैं। दो सेकेंडरी एक्टिविटीज आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट। ये खुद कुछ नहीं बनाते, पर अगर ये ना हो तो कुछ बने भी ना। अब जैसे एचआर है, अगर एचआर डिपार्टमेंट ना हो तो प्रोडक्शन के लिए रिक्रूटमेंट्स कैसे होंगी, समझ रहे कि नहीं। राइट टाइम पे राइट टाइप ऑफ पीपल्स कैसे अवेलेबल होंगे, लेबर टर्नओवर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो आप स्ट्रगल करोगे। तो कह रहे दो दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट चाहे नहीं बनाते, इट डजंट मीन दैट दे आर ऑफ लेस इंपॉर्टेंस। इनकी भी इंपॉर्टेंस बराबरी की है। कि कई बार हम कहते हैं ना प्राइमरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे कहते हैं प्राइमरी चीज तो यही है भाई, तू ये बात समझ, वो तो सेकेंडरी बातें बाद में हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर जो भी एक्टिविटीज हैं उनकी सबकी बराबर इंपॉर्टेंस है। अब प्राइमरी एक्टिविटीज को भाई वो थोड़ा समझाने लगे हैं कि प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है। कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी इंक्लूड इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। जैसे उस डायग्राम में पीछे हमने देखा कि बाहर से जो सामान यहाँ आएगा स्टोर तक, वो इनबाउंड लॉजिस्टिक है। अब एक्टिविटीज ध्यान से देखें, कंसर्न्ड विद रिसीविंग, बाहर से सामान आया तो उसको चेक करना है कि जो ऑर्डर किया गया था वही आया, रिसीविंग, देन स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, फिर इनपुट को स्टोर में रख के प्रोडक्शन तक पहुंचाना भी है, डिस्ट्रीब्यूटिंग द इनपुट टू द प्रोडक्शन। तो भाई इट डजंट इंक्लूड द प्रोक्योरमेंट, क्योंकि प्रोक्योरमेंट सपोर्ट एक्टिविटी है। अब सप्लायर को नेगोशिएशन करना, ऑर्डर प्लेस करना और सप्लायर एक्सप्लोर करना, ये वहां नहीं आता है, ये इनबाउंड में नहीं आता। इनबाउंड आर बेसिकली कंसर्न्ड विद रिसीविंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, बस ये इनका रोल है। बाहर से सामान आया, रिसीव कर लो जी, रख लो जी, जिसको चाहिए उसे दे दो जी, ये इनबाउंड है। द रिलेशनशिप विद द सप्लायर इज ए की कंपोनेंट इन दिस प्रोसेस। ऑब्वियस है कि जो आप आगे आगे जैसे पढ़ेंगे इस सिलेबस को, जेट वगैरह पे काम कर रहे हैं, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, तो आपकी इनबाउंड लॉजिस्टिक अच्छी तभी साबित होगी जब आपका सप्लायर बढ़िया है। तो जेट पे टू द पॉइंट मटेरियल आता है, जब चाहिए तब आना चाहिए, एक्स्ट्रा स्टोरेज वगैरह कुछ नहीं होती है। तो अगर आपका सप्लायर के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़िया नहीं है, ईडीआई सिस्टम नहीं है, ईडीआई मतलब इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, तो इनबाउंड लॉजिस्टिक के कारण काम रुकेगा। अब ऑपरेशंस क्या है? सो सर इनबाउंड लॉजिस्टिक को फिर सपोर्ट तो देते हैं ना कोई, क्योंकि प्रोक्योरमेंट, सप्लायर सेलेक्ट करना, ये सब तो प्रोक्योरमेंट देखेगा। तभी तो उसने कहा था कि सारे मिलके चलेंगे। अब प्रोक्योरमेंट यहाँ से समझ आ रही है कि वो भी कितनी इंपॉर्टेंट है इनबाउंड के लिए, समझ रहे कि नहीं। कि सप्लायर के साथ नेगोशिएशंस, उसे हमारे सिस्टम समझाना, वो सारा काम उसका है। अब ऑपरेशंस इज बेसिकली प्रोडक्शन, मतलब कि यहाँ अब कन्वर्जन होनी है इनपुट की आउटपुट में। दीज एक्टिविटी इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग द इनपुट इनटू फाइनल प्रोडक्ट। इसमें कहता है जी एक्टिविटीज सच एज मशीनिंग, पैकेजिंग, टेस्टिंग, इक्विपमेंट मेंटेनेंस फॉर्म पार्ट ऑफ ऑपरेशन। ये भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज ही मानी जाएंगी। ऑब्वियस है कि जो कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट है, उसमें जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो तो ऑपरेशनल है ही। फिर मशीनिंग एक्टिविटीज, टेस्टिंग, इक्विपमेंट की मेंटेनेंस, ये सब भी ऑपरेशन का ही पार्ट है। अब सर बाहर से सामान आ गया, स्टोर कर लिया, जिसको जब जरूरत है उसे दे दिया, उसके बाद बना भी दिया। अब सर फिर दोबारा बाहर जाएगा, क्योंकि जब एक बार बन गया तो डिस्पैच भी तो होगा, वो आउटबाउंड में आएगा। These activity involve collecting, storing and distributing the product from factory line to end consumer। अब ये कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम या जिम्मेवारी इनके पास है। This may include finished goods warehousing, delivery of vehicle operation, order processing and scheduling। तो इसमें सारे काम आ जाएंगे, फिनिश गुड्स की वेयर हाउसिंग,
फिर व्हीकल्स जो चाहिए डिलीवर करने के लिए उनका सारा अरेंजमेंट, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये सब। अब सर देखिए, आउटबाउंड लॉजिस्टिक भी तभी एक्टिवेट होंगे जो किसी ने मंगवाया है। अब जब मंगवाएगा कोई तब ये आपकी मार्केटिंग और सेल्स है। कि बेटा ये तो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, हमने भी चीजें देखी हैं। प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, अगर उसकी मार्केटिंग अच्छी नहीं की जाती है तो वो नहीं बिक पाता है, पहचान नहीं बन पाती है प्रोडक्ट की मार्केट में। और कई बार घटिया प्रोडक्ट जो होते हैं, जिनकी मार्केटिंग थोड़ी ज्यादा ही कर दी जाती है, कंज्यूमर उसे यही सोच के खरीदता रहता है कि भाई यही है, इससे बढ़िया तो फिर है ही नहीं है। तो मार्केटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है भाई। मार्केटिंग एंड सेल्स प्रोवाइड्स द मींस बाय विच कस्टमर आर मेड अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट। अब इसमें आपके पास आज की डेट में तो एक नई चीज ही चल पड़ी है पिछले कुछ सालों से, जिसका सबसे ज्यादा बोलबाला है डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया के थ्रू एड्स। पता ही है ना, कुछ भी सर्च करो इंटरनेट पे आजकल, हर बंदा कुछ घंटे के लिए तो होता ही है। बाकी टीवी एड्स वगैरह वो सब, वो तो आपको पता ही है, डोर टू डोर बहुत चीजें। दीज एक्टिविटी इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सिलेक्शन। बिल्कुल, प्रोडक्शन में कई बार आप रीजनल ही रह जाते हैं। जैसे मान लो आप चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ छोटा मोटा प्रोडक्ट बना रहे हो, अब आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कोई ज्यादा है नहीं है, आपके पास 4-5 लड़कों की टीम है जो मान लीजिए घर पे यूज होने वाला कोई प्रोडक्ट आप बनाते हैं। जैसे आजकल के कॉमन प्रोडक्ट में से एग्जांपल ले लेते हैं, सैनिटाइजर बनाते हैं सर हम। तो 4-5 लड़कों की टीम है जो किराने की दुकानों पे, स्टेशनरी की दुकानों पे, क्योंकि सैनिटाइजर तो आजकल हर कोई रख के बैठ गया, वहां चले जाते हैं, ऑर्डर ले आते हैं, बस खत्म। अब आप चाहते हैं कि नहीं यार हमारी सेल्स करोड़ों में हो यार रोज की, ये तो प्रोडक्ट आजकल इतना यूज में आ रहा है, तो बेटा उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने पड़ेंगे, जिन्हें बल्क क्वांटिटी में माल देना पड़ेगा, टर्म सेट करनी पड़ेंगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी लोगे, फिर आगे वो अपनी टीम लगाएंगे जिससे प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये सारा काम भी इसी में आता है, सेल फोर्स मैनेजमेंट एंड इवन दी प्राइसिंग पॉलिसीज। तो ये सब मार्केटिंग एंड सेल वाले देखते हैं। अब आता है सर्विस। ये एक बहुत बड़ा इशू होता है। जब भी कोई हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कई बार हम उससे पूछ लेते हैं कि भाई इनका कस्टमर केयर है, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, जैसे कोई इंस्टॉलेशन में अगर दिक्कत तो नहीं आएगी, या वारंटी पीरियड में अगर खराब हो गया तो मैं कहाँ जाऊं। तो कस्टमर ये चाहता होता है कि सर्विस भी बढ़िया मिले। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल है मारुति। अब मारुति वो गाड़ी है जो हम इंडियंस ने शुरू शुरू में तो बहुत खरीदी। नेचुरल है कि उसका मटेरियल थोड़ा वैसे हल्का है, सेफ्टी वाइज वो गाड़ियां इतनी बढ़िया नहीं है, बट फिर भी ऑन रोड सबसे ज्यादा शायद अभी भी उन्हीं की गाड़ियां हों। ये इस दम पे भी बहुत ज्यादा बिकती है, सर्विस नेटवर्क बहुत ज्यादा अच्छा है। मारुति के पार्ट्स वगैरह जो उसके प्रोडक्ट में लगने हैं, गाड़ी में अगर खराब होती है, वो बहुत इजीली अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। इनके अपने ऑथराइज सर्विस सेंटर इतने ज्यादा हैं कि आप पहाड़ों पे हैं, ऊपर चढ़े हुए हैं, फिर भी आपको मारुति का सर्विस सेंटर कहीं ना कहीं दिख जाएगा। तो एक अच्छा आफ्टर सेल सर्विस एक्सपीरियंस कस्टमर को पता होता है कि इस ब्रांड के साथ होगा। अब नए नए ब्रांड आते हैं, चाइनीज ब्रांड भी आ गए, बहुत कुछ आ गया। तो गाड़ी खरीदते हो तो कई बार बंदा ये डाउट ले लेता है कि यहाँ तो चलो इनका सर्विस स्टेशन है, पर अगर मेरी ट्रांसफरेबल जॉब है, मैं कहीं नए शहर चला जाता हूँ, वहाँ होगा कि नहीं। तो ये सारी चीजें यहाँ देखी जाएंगी, सर्विस की बात यहाँ होगी। ठीक है, तो ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज थी सर। इनबाउंड, बाहर से मटेरियल रिसीव कीजिए, स्टोर कीजिए, तो डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ऑपरेशन, कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। आउटबाउंड, अब प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाइए। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल देखिए, डिलीवरी ऑपरेशन देखिए। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल खैर मार्केटिंग एंड सेल्स में देखिए, ठीक है जी। देन मार्केटिंग एंड सेल्स की बात हो रही है, उसमें जी आपने अवेयरनेस लानी है प्रोडक्ट के लिए, फिर उसको फैलाने के लिए आपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सेल फोर्स, ये सब देखना है। फिर सर्विसेज देनी है, इंस्टॉलेशन, रिपेयर और मेंटेनेंस वगैरह की। अब आती है सपोर्ट एक्टिविटीज। सर्विस प्राइमरी एक्टिविटीज ने तो दिखाई दिया कि भाई वो तो किसी भी प्रोडक्ट के कनेक्शन में अगर आप इमेजिन करें तो काफी हैं। अब सपोर्ट एक्टिविटीज क्या कहती हैं सर? सपोर्ट एक्टिविटीज का जो डायग्राम है वो ये है, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपका इंफ्रा नहीं है तो बाकी सब चीजें कैसे होंगी। HR मैनेजमेंट है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, तो प्रोक्योरमेंट है। तो ये सारी एक्सप्लेन्ड है यहाँ पे। अब जिस ऑर्डर में इंस्टीट्यूट ने रखा हुआ वैसे ही चला लेते हैं, कोई बात नहीं। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या है?
जैसे वहां मैं इनबाउंड में आपको कह रहा था कि भाई इसमें वो सप्लायर सप्लायर सेलेक्ट करना, ऑर्डर प्लेस करना, ये चीजें नहीं है। वो सब जो है वो प्रोक्योरमेंट वाले करेंगे, परचेज वाले करेंगे। दिस इन्वॉल्व्स द परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, सप्लाईज एंड अदर कंज्यूमेबल रिक्वायर्ड एज इनपुट फॉर द प्राइमरी एक्टिविटीज। कहते हैं जी सपोर्ट एक्टिविटीज में आएगा परचेज ऑफ आरएम, सप्लाईज और बाकी कंज्यूमेबल जो चाहिए एज इनपुट फॉर प्राइमरी एक्टिविटीज। जैसे इंटर में मटेरियल में हम एक टर्म पढ़ते थे बॉम, पीओएम, थ्योरी में आता था। इसका मतलब होता है बिल्स ऑफ मटेरियल। बिल्स ऑफ मटेरियल एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन लिस्ट होती है कि अगर मान लो आपने आइसक्रीम ही बनानी है, चोको बार जैसे आती है, कॉर्नेटो आती है, तो उसमें एक लिख दिया जाएगा कि अगर ये 100 ग्राम की आइसक्रीम बनती है, उसमें इतना मिल्क, इतनी क्रीम, इतना बटर, ये फलाना फलाने नट्स, ये सब यूज होंगे। ये एक स्पेसिफिकेशन लिस्ट है। ये तो ऑब्वियस है, जो प्रोडक्शन करने वाला है वही बना सकता है, उसे ही पता है मुझे क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये फिर प्रोक्योरमेंट को दे दो भाई कि ये इस क्वालिटी के आपको अरेंज करके हमें देने हैं। फिर वो प्रोक्योरमेंट का काम है कि वो कैश कहाँ से आएगा। क्योंकि बेटा अगर आप ऑपरेशन टीम को कहेंगे कि ये आप खुद ही खरीद लो, तो देखो ये वेंडर सप्लायर, भाई फिर वो कहेंगे भाई हम तो फोन ही करते रह गए, भाई सामान के ऑर्डर ही करते रह गए, व्हाट्सएप करते रह गए, तो प्रोडक्शन तो पता नहीं हम कब करेंगे, उसके लिए हमें टाइम मिलेगा भी या नहीं। इसलिए स्पेशलाइज टीम लगा दी जाती है, डिपार्टमेंट बना दिया जाता है पूरा प्रोक्योरमेंट। फिर ये सप्लायर के साथ नेगोशिएशन करेंगे, बेस्ट सप्लायर्स ढूंढेंगे, रेट्स नेगोशिएट करेंगे, डिलीवरी पीरियड देखेंगे, जेट समझाएंगे। फिर उसके बाद इनबाउंड वालों का काम होगा कि सामान आ गया, उतरवा के रख लो, अब जिसको प्रोडक्शन में चाहिए उसे दे ही चलो। तो बहुत स्पेशलाइजेशन करके चलना पड़ता है। तो ये तो थे मेरे प्रोक्योरमेंट वाले। अब आ रहा है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट सपोर्ट एक्टिविटी में। कहता है दिस इंक्लूड्स टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, इक्विपमेंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एनी अदर नॉलेज विच इज यूज्ड इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। अब अगर एक आप एजी कंसर्न है, खास तौर पे जिस तरह मान लीजिए ये मोबाइल बनाने वाले, कंप्यूटर सिस्टम बनाने वाले या सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करने वाले, तो उसमें ये सपोर्ट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कारगर है। कि वो कॉन्टिन्यूसली देखते जाएंगे कि भाई हमारी जो टेक्निक्स हैं, जो हम हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं, सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं, वो नए वर्जन्स आ चुके हैं, अपडेशंस चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, ये सारा ये करेंगे। और इसमें जो आप लैग कर गए तो आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो बिल्कुल गवा देंगे, क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो नई टेक्नोलॉजी को जल्दी पिक करके ज्यादा बेटर चीज बनाने लग जाएगा। फिर आता है जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमेशा ये कहते हैं कि अगर आपके पास लॉयल एम्प्लॉयज हैं, प्लस ब्रेनी है, अच्छे दिमाग वाले भी हैं, और आपको छोड़ के नहीं जाने वाले हैं, और वर्कफोर्स बड़ी खुश है आपकी आपसे, तो इट्स एन एसेट, इट इज डेफिनेटली एसेट। बट उसे अकाउंट्स बुक्स में चाहे ना रिकॉग्नाइज किया जाए, पर वो एक बहुत बड़ा एसेट होता है। और वहीं अगर आपका लेबर टर्नओवर बहुत ज्यादा है, लोग डिससेटिस्फाइड है, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उनकी ट्रेनिंग, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट में काफी नुकसान हो जाता है। तो ये सारा काम करना किसने? एचआर ने। एचआर इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, अप्रेजल, रिवॉर्ड्स, मैनेजमेंट डेवलपमेंट, और ये सब बहुत एक्टिविटीज की जाती हैं ताकि एम्प्लॉई अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा माने और जुड़ा रहे। फिर उसके बाद कहता है जी फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, जिसमें सारी प्लानिंग, विजन आगे का, फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग, बजटिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट, इन सब पे ध्यान दिया जाता है। ऑब्वियस है, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर ही एक तरह से बाकी सारी एक्टिविटीज को चलाता है। अब अगर हम पिछड़ चुके हैं, पैसा हमारे पास नहीं है, तो नेचुरल दिक्कत आने वाली है। तो भाई इसके बाद वो एक जनरल लाइन लिखता है इनके बारे में। कहता है वैल्यू चेन गिव्स मैनेजर अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डज एंड हेल्प देम आइडेंटिफाई द की प्रोसेसेस ऑफ बिजनेस। तो जब आप सच में किसी कंपनी का, एक छोटे बिजनेस का भी, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी कंपनी चाहिए हमें तो वैल्यू चेन एनालिसिस हो सकता है, तो हमारे अपने प्रोफेशन में भी हो सकता है। तो पहले आपको सारी एक्टिविटीज दिखनी होंगी कि क्या क्या एक्टिविटीज इन कोर्स ऑफ प्रोडक्शन या प्रोवाइडिंग दी सर्विस, आप क्या क्या एक्टिविटीज करते हो।
फिर उन एक्टिविटीज को इन हेड्स में डालना होगा कि ये आपकी इनबाउंड है, ये आपकी ऑपरेशन है, ये आपकी आउटबाउंड है, समझ रहे हैं कि नहीं, ये आपकी मार्केटिंग है और ये आपकी, और उसके बाद सर्विस है। फिर जब इधर आ जाएंगे तो प्रोक्योरमेंट की बात कर लीजिए, एचआर की बात कर लीजिए, टेक्नोलॉजी की और फर्म इंफ्रा की बात कर लीजिए। इससे आपको डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अपने ऑर्गेनाइजेशन की, आप समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे, और आप कई ऐसी चीजें भी सामने ले आए जिनकी जरूरत ही नहीं करने की। Various activities can be analyzed to identify those which do not add value to the customer। कहता कई एक्टिविटीज को एनालाइज किया जा सकता, ये पता लगाया जा सकता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी हैं जो कस्टमर को कोई वैल्यू एडिशन नहीं दे रही हैं। सच नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, नॉन वैल्यू एक्टिविटीज सॉरी, कैन बी एलिमिनेटेड टू ऐड टू द मार्जिन ऑफ बिजनेस। सर देखिए ऐसे है, जितनी एक्टिविटीज कम हो जाएंगी नॉन वैल्यू एडेड वाली, उससे वैल्यू क्रिएटेड पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो वैल्यू तो क्रिएट ही नहीं कर रही थी, बट कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग दी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज पे भी खर्चा तो होता था। तो जैसे ही आप कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग दी वैल्यू को कम कर लेंगे और वैल्यू क्रिएटेड सेम रखेंगे, आपका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब सर इंस्टीट्यूट ने इसके बाद यहाँ पे एक केस स्टडी दे रखा है कि जहाँ हमें प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में वो कहता है कि पता करो। हम इसकी बात भी करेंगे, फिर कुछ एक्स्ट्रा भी रहता है, वो कई बार नोट्स में नहीं भी होगा, तो उसके बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे साथ साथ। अभी के लिए आप ये देखें, एबीसी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ब्रांडेड रेडीमेड गारमेंट्स। कंपनी का काम धंधा ये है कि ये ब्रांडेड रेडीमेड गारमेंट्स बनाती है। इट हैज ए सिंगल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट लुधियाना। लुधियाना में इसके पास एक सिंगल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। रॉ मटेरियल इज सप्लाइड बाय वेरियस सप्लायर। रॉ मटेरियल कई सप्लायर सप्लाई करते हैं। लोकल है, मतलब लुधियाना आसपास है हमारे, तो वहाँ ऐसी कई फैसिलिटीज हैं कि जो रेडीमेड गारमेंट्स बनाती हैं। रॉ मटेरियल कई जगह से प्रोक्योर किया जाता है, और जो ये कह रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा होता है वहाँ एक्सपोर्ट। Majority of its revenue comes from export to Eurozone and US. To strengthen its position further in global market, it is planning to enhance quality and provide assurance through long-term warranty. अब कह रहा है कि अपनी ग्लोबल मार्केट में पोजीशन स्ट्रेंथन करने के लिए ये एक तो अपनी क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं और अश्योरेंस देना चाहते हैं लॉन्ग टर्म वारंटी के थ्रू। सर देखो, रेडीमेड गारमेंट्स में वैसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म वारंटी होता नहीं है। जब आप ब्रांडेड स्टोर से कपड़े खरीदते भी हैं तो उसके अंदर वो लिख देते हैं कि भाई ये बिल आप संभाल के रखें। तो और कई बार ऐसा होता है, कई बार लोग कहते हैं सर इसमें केड़ी वारंटी सर होता है ऐसा। कई बार अच्छे अच्छे ब्रांड की भी आप टी शर्ट खरीदते हैं, एक बार डालते हैं, फिर कहते हैं धुलवा दो इसे, वो धुलवा के उधर रंग निकल जाता है। बंदा कहता है 2000 रुपए की टी शर्ट है, लुई फिलिपी इस पे लिखा हुआ है, प्रॉपर 17 सेक्टर से शोरूम से ली है, तो ये हालत है इसकी। इससे अच्छा तो फिर वो मार्केट जो होती है वहां से 400 रुपए की ले आते, वो ज्यादा ठीक था। तो अगर आप उस चीज को वहां ले जाएं तो वो चेंज करके देते हैं, पर उसमें ये नहीं है कि आप 6 महीने बाद ले गए। वारंटी ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं होती है, ठीक है। ये कह रहे कि हम इस तरह लॉन्ग टर्म वारंटी देना चाहते हैं। नेचुरल है, फिर आपको अपनी क्वालिटी पे काफी काम करना पड़ेगा, नहीं तो वारंटी क्लेम्स ही एंटरटेन करते रह जाएंगे। फॉर द कमिंग ईयर कंपनी हैज सेट द ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस द क्वालिटी कॉस्ट इन ईच ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटीज इन इट वैल्यू चेन। बेटा अब आप लोग कहेंगे कि क्वालिटी कॉस्ट तो ये रिड्यूस करने वाले हैं, तो फिर ये कैसे हुआ? सर ऐसा है, अभी इतने हाइपर ना हो, आगे चैप्टर में कॉस्ट ऑफ क्वालिटी आएगा। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में दो चीजें होती हैं, एक तो क्वालिटी को बनाने की कॉस्ट, और एक जो क्वालिटी ना बना पाए तो उसकी कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस, कंफर्म करना, मतलब जो आप कह रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप दोगे माल। कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस की रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, ये वो। तो अगर कोई कह रहा है कि मैंने क्वालिटी कॉस्ट रिड्यूस करनी है, तो उसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि जो दिक्कतें आ रही हैं जिस वजह से रिटर्न्स आ रही हैं और उन्हें ठीक करके देना पड़ रहा है, वो चीज रिड्यूस करने की बात भी तो हो सकती है। मतलब कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में दो चीजें हैं सर, एक है कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द गुड क्वालिटी और एक कॉस्ट ड्यू टू बैड क्वालिटी।
मेंटेनिंग द गुड क्वालिटी में आपको इंस्पेक्शंस, काफ़ी चीज़ें, अप्रेजल्स, ये काफ़ी कुछ करना पड़ेगा चीज़ों का। फिर ये बैड क्वालिटी कॉस्ट करें तो सर उसमें तो आपका रिटर्न्स, पेनल्टीज, ये सब देना पड़ेगा। तो अगर पूरी क्वालिटी कॉस्ट की बात करें तो इसमें दो चीज़ें हैं, इसलिए शायद वो कह रहा है कि मैं रिड्यूस करना चाहता हूँ। इन ईच ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटी इन इट्स वैल्यू चेन। सर भाई साहब प्राइमरी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। स्टेट द प्राइमरी एक्टिविटी एज पर पोटर बाबा, एनालाइज इन द वैल्यू चेन ऑफ एबीसी, और थोड़ी डिस्क्रिप्शन भी दें। तो चलो सर बिजनेस तो देखा दिखाया है कि कपड़े बनाने का, रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है, तो हम समझ सकते हैं कि बाहर से क्या आएगा, ऑपरेशंस में क्या होगा, विजुलाइज कर सकते हैं। कहता प्राइमरी एक्टिविटीज वो हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ट्रांसफॉर्मिंग द इनपुट इनटू आउटपुट, डिलीवरी और आफ्टर सेल सपोर्ट। कहता ये प्राइमरी एक्टिविटीज यहाँ हो सकती हैं इस लुधियाना वाली कंपनी की। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, सर ये कहा था कि बाहर से जो मटेरियल आया उसे रिसीव करना, फिर स्टोर करना और डिस्ट्रीब्यूट करना प्रोडक्शन को जब जरूरत हो। तो सर इसमें सारा मटेरियल हैंडलिंग वाली बात आ जाएगी। These activities are related to material handling and warehousing. It covers the transporting the raw material, yarn या fabric from supplier to the place of processing inside the factory at लुधियाना। कहता बाहर से जो मटेरियल आ रहा है सप्लायर से, वो इनसाइड द फैक्ट्री जहां प्रोडक्शन होनी है, जिस वर्कशॉप में, वहां तक पहुंचाना, ये इनबाउंड लॉजिस्टिक है। इसमें आप एक्सप्लेनेशन इस तरीके से भी दे सकते थे कि इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या होता है। जो आपने यहाँ पहले पढ़ा था वो ज़्यादा सरल सा था, फिर उसमें आप थोड़ा लुधियाना का लिंक कर देते कि जो बाहर से रॉ क्लॉथ आएगा उसको हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक पहुंचाना है ताकि वो उसके गारमेंट्स बना सकें। ऑपरेशंस, अब सर ऑपरेशन क्या है कि ये रॉ मटेरियल को एफजी बनाता है, मतलब इट इज कंसर्न्ड विद कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। So these activities are directly responsible for transformation of yarn या fabric, कपड़ा जो आया, into final garments। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि यही इनका काम धंधा है। कपड़ा ये बाहर से खरीदते हैं, फिर उससे कहते हैं कि भाई आपके गारमेंट्स बना देते हैं, शर्ट, टी शर्ट्स जो भी बनाते होंगे, ट्राउजर्स जैसे भी। अब आउटबाउंड में क्या होगा सर? आउटबाउंड में ये होगा कि अब ये कपड़े हो गए हैं तैयार, इनको पहुंचाओ कंज्यूमर तक, पॉइंट ऑफ सेल तक। These activities are involved in movement of ready-made garments to the point of sale, order processing, फिर distribution, ये सारा इसमें आ जाएगा। डिस्पैच के लिए पूरा एक अलग डिपार्टमेंट रहता है जो प्रोडक्शन के साथ पूरा अपडेट रहता है कि ये यार मेरे कस्टमर का ऑर्डर आया हुआ है, ये तैयार हो गया, तो ये सारा आउटबाउंड वाले देखेंगे। सर फिर हमें मार्केटिंग भी करनी होगी, ऐड भी देनी होगी, इंस्टा पे भी रील्स बनानी होंगी, बहुत कुछ हो जाता है आजकल तो कपड़े बेचने के लिए भी। दीज एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड फॉर डिमांड क्रिएशन एंड कस्टमर सॉलिसिटेशन। सॉलिसाइट करना मतलब कि लाना कस्टमर को, कम्युनिकेशन, प्राइसिंग, चैनल मैनेजमेंट, सारा इसका हिस्सा है। बहुत ही इजी केस स्टडी अभी तक। फिर सर्विस, दीज एक्टिविटीज यहाँ इंस्टीट्यूट ने एज इट इज लिख दिया, अब कपड़ों के मामले में थोड़ा देख लेते। दीज एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड आफ्टर सेलिंग गुड्स टू द कंज्यूमर। इंस्टॉलेशन, रिपेयर एंड पार्ट रिप्लेसमेंट आर सम ऑफ द एक्टिविटीज। सर इंस्टॉलेशन, अब कपड़े तोड़ना है यार, इंस्टॉल करने जाके डलवाने तोड़ना कपड़े किसी को, सर ये वैसे सर्विस में लिखा जाता है ऐसे। अगर हम यहाँ पे कह देते डीलिंग विद द रिटर्न्स, मॉडिफिकेशंस, ऑल्ट्रेशंस, कई बार अब जो साइज आपने प्रॉमिस किया, अब कई बार वो वापस कर देते हैं लोग कि ये लार्ज भाई ठीक नहीं है, भाई ये तुम्हारा लार्ज में इतना होता है, फलाना चेस्ट साइज ये होता है, फलाना ये होता है। तो उन चीज़ों को कई बार ठीक करके देना पड़ता है, या कोई बटन मिसिंग है, कुछ और चीज़ मिसिंग है, तो आप समझ सकते हैं कि कपड़ों के हिसाब से लिखना चाहिए था। रिपेयर ऑफ द रिटर्न आइटम्स, ये वो ऐसा कुछ करके लिखते तो ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, अब ये इंस्टॉलेशन वगैरह वर्ड कई बार बच्चे को चुभ जाता है, तो ये है सर। अब सर एक हमने प्रैक्टिकल लाइफ से भी उठाया हुआ, वो अब आपके मॉड्यूल में नहीं है, वो सिर्फ ऐसे है कि चलो ठीक है यार, थोड़ा एक्स्ट्रा भी रखना चाहिए, कुछ काम ही आता है बच्चे के। जिस तरह पोर्टर वैल्यू चेन एनालिसिस ऑफ नेस्ले। नेस्ले आपको पता है कि स्विट्जरलैंड का ब्रांड है, फिर इंडिया में भी इनकी सब्सिडरी है नेस्ले इंडिया, जिसका 16-17 हज़ार रुपये का शेयर है, सिंगल शेयर।
तो इंडिया का एक बहुत पॉपुलर हमारा प्रोडक्ट मैगी नेस्ले ही बनाता है। कई तरह की चॉकलेट्स, कैफे, पता नहीं क्या क्या बहुत चीजें बनाता है, किचन में बहुत सामान है इनका। तो इसका वैल्यू चेन किया हुआ मिला हमें, वो उसकी बात करते हैं। अब कहते हैं पोर्टर वैल्यू चेन मॉडल इज हाईली पॉपुलर इन बिजनेस वर्ल्ड, हाउएवर द नेस्ले मस्ट नॉट टेक इट एज ए रिज्ड या स्टैंड अलोन फ्रेमवर्क। तो कहते हैं ये नहीं है कि भाई सिर्फ यही है और इसके अकॉर्डिंग चलना है। The effective value chain required Nestle to realize all the activities or function do not require same scrutiny level. तो अब इसमें कहता है जी फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई करेंगे इंपॉर्टेंस को। अब प्राइमरी एक्टिविटी, अब नेस्ले के बारे में हमें पता है, ठीक है ना, तो उसके इनबाउंड लॉजिस्टिक में देखो जी क्या आ रहा है। इट इज इंपॉर्टेंट टू डेवलप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद सप्लायर एज देयर सपोर्ट इज नेसेसरी टू रिसीव, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट। Without analyzing the inbound logistic, Nestle can face various challenges in product development phases. तो ये जो एनालिसिस हुआ वो थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ के एंगल से हुआ, कि जैसे एक कंसल्टेंट उन्हें करके दे रहा है कि भाई ये इनबाउंड लॉजिस्टिक्स को अगर आप चाहते हैं कि सफल हो तो भाई अपना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए सप्लायर के साथ, और अगर आप इनमें थोड़ा लैग करके इनबाउंड लॉजिस्टिक आपका अच्छा नहीं है तो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट फेज में भी दिक्कत आएगी। Analysis of inbound logistics require a company to focus on every aspect of transformation from raw material to FG. Some example of inbound are retrieving raw material, storing input, बात वही है जो हमारे मॉड्यूल में लिखी है, and distributing the raw material to start the production. अब operations आ गए। operations में क्या बातें की, कहता जी importance of analyzing the operational activity raises when the raw material arrives and the Nestle is ready to process the raw material into end product, फिर आगे लॉन्च करना है। अब इसमें ऑपरेशन एक्टिविटी में वही मशीनिंग, पैकिंग, असेंबलिंग, इक्विपमेंट रिपेयर, मेंटेनेंस भी आएंगी, इनसे जोड़ने भी लिखा। इट इंक्लूड्स बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस ऑपरेशन। एनालिसिस ऑफ ऑपरेशनल एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट फॉर इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी, मतलब कि इनका एनालिसिस करना जरूरी है जो आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और चाहते हैं कॉम्पिटिटिव सक्सेस इंश्योर करना। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कैन हेल्प नेस्ले टू अचीव कंसिस्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी और पावरफुल बेसिस बन सकता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए। सर जैसे इंडिया जैसी कंट्री में काम करना ना, तो ये बहुत जरूरी है प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और एफिशिएंसी बढ़ाना। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ये नहीं कह सकता कि लो जी नया प्लांट लगा देते हैं, बात ही क्या है, ऐसे बात बात पे प्लांट नहीं लगते। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत प्रोडक्ट इसलिए भी फ्लॉप हो जाते हैं जब डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि 2 माल, तो आपका माल ही है नहीं। तो जब आप सप्लाई चेन में आगे पहुंच ही नहीं पाते मार्केट में, ऐड लगा देते हैं। कई बार बच्चों के प्रोडक्ट्स में बहुत बार ऐसा होता है, जब आपके भी बच्चे होंगे तो पता चलेगा, ठीक है जी चलो पहले सीए करें, ये ज़्यादा जरूरी है, वो तो हो ही जाने। कार्टून नेटवर्क पे ऐड आ जाती है कि फलानी तरह की पेंसिल आ गई है, पुरानी तरह के कलर आ गए हैं, वाटर बॉटल आ गई है, बंदा पीछे पड़ जाता है, बच्चा पीछे पड़ जाता है कि यार ये चाहिए, रोने पा जाता है, बंदा निकल पड़ता है शहर में ढूंढने। वो कहते हैं जी अभी तो ऐड ही आई है, अभी तो हफ्ते बाद पता करना। फिर हफ्ते बाद जाओ, बच्चे की मेमोरी बड़ी तेज होती है, जो चीज उसे चाहिए हफ्ते बाद होती है। 10 पीस आए थे जी उसके वाटर बोतल के, उसके बाद तो आई ही नहीं है, या डिस्ट्रीब्यूटर का ही नंबर दे दे, सर इधर है नहीं है, वो पंजाब में से, लुधियाना में से कहीं से आता माल, इधर चंडीगढ़ का तो दे नहीं रखा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पा रही है, एफिशिएंसी नहीं बढ़ पा रही है, कस्टमर है खरीदने के लिए, तो जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलनी थी कहाँ मिलेगी? इतने में कोई और बना बैठेगा उस चीज को, समझ रहे कि नहीं? तो ये जो इन्होंने इसमें इंसाइट डाली है ना कि भैया ये प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, एफिशिएंसी बढ़ानी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बड़े से बड़े ब्रांड को यहाँ पे दिक्कत आ जाती है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर हम पागल हो जाए ना कि ये चीज खरीदनी है तो सारे निकल पड़ते हैं। Outbound logistics induce the activity that deliver product to customer by passing through different intermediaries, जिनकी मैं अभी बात कर रहा था कि कई बार लाला जी जो दुकानदार हैं वो कहते हैं जी डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं है जी इधर का, तो हमने तो बड़ी मुश्किल से वहां से माल मंगवाया। सम आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स एक्टिविटीज आर मटेरियल हैंडलिंग, वेयर हाउसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये सब। नेस्ले कैन एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज द आउटबाउंड टू एक्सप्लोर द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड अचीव द बिजनेस ग्रोथ। नॉर्मल है यहाँ तक तो।
कहता है जो आउटबाउंड मतलब कि डिस्पैच वगैरह ये सारा डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जो आपकी कोऑर्डिनेशन है ये सारा टाइमली मैनेज्ड है और ऑप्टिमम कॉस्ट पे प्रोडक्ट डिलीवरी प्रोसेस पुट्स अ मिनिमम नेगेटिव इफेक्ट ऑन दी क्वालिटी, फिर उसका कोई बुरा असर नहीं होता, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बल्कि बढ़ती है और इंक्रीज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलती है फर्म के लिए। बिल्कुल सर, गाड़ियों में देखो ना, कई बार बंदा कहता है यार वो ना कराइयो बुक, यार वो बुक कराते हुए तो उन्होंने कहा 2 महीने में दे देंगे, थार महिंद्रा थार, फिर कहते हैं जी 6 महीने गाड़ी नहीं आई जी, बंदा कहता है अच्छा यार 6 महीने वेट करना पड़ना, फिर तो रहने देते हैं, या तो आप पहले ही 6 बोलो और 6 महीने में दे दो। कई गाड़ियां जब नई नई आती हैं, नया मॉडल जैसे थार का भी आया, उसमें कहते हैं 6 महीने में ही देंगे, तो ठीक है भाई अब 6 महीने में आ जाए, ये ना हो कि 12 महीने में आ रही हो। ठीक है, तो भाई जिस तरह आपका जो आउटबाउंड जितना अच्छी तरह मैनेज है, शेड्यूल्ड के अनुसार चलता है, तो द कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे अच्छा असर है। नेस्ले शुड पे द स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस टू आउटबाउंड वैल्यू चेन एक्टिविटी व्हेन इट ऑफर द प्रोडक्ट दैट आर पेरिशेबल एंड रिक्वायर क्विक डिलीवरी। इसे तो खास तौर पे ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि कई इनके प्रोडक्ट ऐसे हैं जो थोड़े पेरिशेबल हैं, ख़राब हो सकते हैं, ज़्यादा लंबे समय में रह नहीं सकते। ठीक है, वैसे सर नेस्ले का सब कुछ बहुत बढ़िया है, तभी तो इतनी बढ़िया वेल्थ क्रिएट की है। ये तो ऐसी फर्म है बेटा जो मार्जिन भी बहुत कम देती है दुकानदार को, इसके प्रोडक्ट बेच के दुकानदार खुश नहीं होता, पर इसके प्रोडक्ट के बगैर दुकान चलती नहीं है। अगर आप किराने की ग्रोसरी की दुकान कर रहे हैं और कहें जी हमारे यहाँ मैगी नहीं होती, तो लोग हंसेंगे आप पे कि पागल है यार, ऐसी तो दुकान ही नहीं होती जिसमें मैगी नहीं होती। ठीक है, तो मार्जिन चाहे उसमें जितना मर्जी कम हो, और अगर ठीक ठाक मौसम हो, वैसे तो कॉफ़ी अब ऑल सीजन ही है, पहले ज़्यादा सर्दियों में पीते थे लोग, तो नेस्कैफे तो आपको रखना ही पड़ेगा, उसके बगैर कैसे दुकान चल जाएगी। तो इनका सब बहुत बढ़िया मैनेजर है, तभी इतनी ट्रमेंडस वेल्थ क्रिएट की है। देन मार्केटिंग एंड सेल, कहता है एट दिस स्टेज द नेस्ले हाईलाइट द बेनिफिट एंड द डिफरेंट पॉइंट ऑफ ऑफर्ड प्रोडक्ट टू परस्यू द कस्टमर दैट इज ऑफरिंग अ बेटर देन इट्स कस्टमर कॉम्पिटिटर। कहता है यहाँ उन्हें दिखाना होगा कि कस्टमर कन्विंस रहे कि भाई जो हम दे रहे हैं वो बेटर देन कस्टमर है। अब किसी बाबा ने, वो जो पेट पूट घुमाते रहते हैं ऐसे बाबा ने, एक नूडल्स लॉन्च कर दी थी, तो क्या वो मैगी को टक्कर दे पाई? मैगी पे बैन तक लगा दिया गया था थोड़ी देर के लिए, काफी चीजें थी उसके अंदर, कहा बहुत कुछ किया उसके बारे में तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो भी क्या हो गया भाई, प्रोडक्ट इनके नेचुरल है, सुपीरियर है कॉम्पिटिटर से। ओनली प्रोड्यूसिंग अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एट अफोर्डेबल कॉस्ट एंड डिस्टिंक्ट फीचर कैन नॉट क्रिएट वैल्यू अनटिल, हाँ ये मेरे जैसों को सुनना चाहिए, कहता आप अगर बना रहे हैं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और अफोर्डेबल कॉस्ट पे, अच्छे फीचर्स के साथ, अलग फीचर्स जो दूसरों के पास नहीं भी हैं, वैल्यू नहीं क्रिएट हो सकती है आपकी तब तक जब तक आप मार्केटिंग और सेल पे इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि आपको लोगों को भी प्रचार करना है, लोगों में भी प्रचार करना है कि आपका ही प्रोडक्ट सबसे बढ़िया है भाई और बहनों। द सेल एजेंट एंड मार्केटर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। तो इससे ये जो हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, इधर भी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा आपको, इससे ये हो जाता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाता है बच्चे को, अच्छा कि ठीक है इस तरह की वर्डिंग्स भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है ना। एग्जाम्पल ऑफ नेस्ले मार्केटिंग एंड सेल एक्टिविटीज आर सेल फोर्स, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन एक्टिविटी, प्राइसिंग, ये सब। कंपनी कैन यूज द मार्केटिंग फनल अप्रोच टू स्ट्रक्चर द मार्केटिंग एंड सेल एक्टिविटीज। फनल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, सीरीज ऑफ एड डिसाइड की जाती है किस तरह चलेंगे, सेमिनार्स होंगे। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज कैन ईदर बी पुश और पुल इन नेचर डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव। ये पुश पुल आगे सब सिलेबस में है, तब बात करेंगे। अब कहता है इफेक्टिवली एंड वाइजली इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एक्टिविटीज कैन डेवलप द ब्रांड इक्विटी ऑफ नेस्ले और स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द कंपटीशन। बाकी कहता है ये चीज अवॉइड करें जो ये लोग करते हैं फिर वो बाद में पछताते भी हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है। नेस्ले मस्ट अवॉइड मेकिंग फॉल्स कमिटमेंट अबाउट प्रोडक्ट that cannot be fulfilled by production department. It indicates need to ensure coordination. ऐसे कोई क्लेम अपने प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में ना करें जो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पूरा नहीं कर पाएगा। अब जैसे पीछे रिसेंट टाइम में कोरोना काल आपने देखा है, तो किसी ने कोई बहुत जल्दी ही एक कह लो मेडिसिन लॉन्च कर दी थी, तो कह दिया था ये कोरोना की दवाई हमने खोज ली है, तो फिर उसका काफी क्रिटिसिज्म हुआ, बात को दबा दिया गया कि कुछ फेवरेट बंदा था वो उनका।
अगर कोई और करता तो शायद सजा भी हो जाती है, क्योंकि मेडिकली वो प्रूवन नहीं थी वो चीज। अभी वो दवा केमिस्ट की शॉप पे बिक रही है। अब वो थोड़ा मान गए हैं कि इट्स अ इम्यूनिटी बूस्टर, ये कोरोना नहीं ठीक करेगी बट आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी। तो पहले भी यही कहते हैं ना, लॉन्च करते हो तो कुछ और ही कह दिया था। ठीक है, तो इस तरह के क्लेम्स नॉर्मली नहीं करने चाहिए जो प्रोडक्ट नहीं कर पा रहा है चीज, और आपका प्रोडक्शन भी उस आपके क्लेम को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो फीचर्स प्रोडक्ट में है ही नहीं तो उसके बारे में क्यों कहना। सर्विसेज, सर्विसेज में यहाँ पे हम चेक करेंगे कि किस तरह की बात होती है। कस्टमर केयर तो आजकल सबके ही आपको पता ही है। प्री सेल्स एंड पोस्ट सेल्स सर्विसेज ऑफर्ड बाय नेस्ले विल प्ले an important role in developing customer loyalty. The modern customer consider post-sale services as an important marketing and promotion activity. Power of negative e-worm due to the poor support service cannot undermine in the current technologically advanced era. Current technologically advanced era. अब भाई जैसे ई वॉर्म की बात है, ई वॉर्म, पहले तो वॉर्म आप समझे, वर्ड ऑफ माउथ। इस तरह कोचिंग में भी कहते हैं ना जी, वर्ड ऑफ माउथ की गेम होती है सारी, कि बच्चा खुश गया तो आगे 4 बच्चों को और रिकमेंड करेगा, समझ रहे कि नहीं। तो सिचुएशन क्या होती है कि भाई अगर मान लीजिए नेगेटिव ई वॉर्म, ई जब आ गया तो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि आज की डेट में मान लीजिए किसी ने ठीक काम नहीं किया आपका, आपने उधर रिव्यू नेगेटिव पा दिया, छक के अपनी एफबी पे भी एक बड़ा सा भाषण लिख दिया। लिख देते हैं लोग इंग्लिश तगड़ी लिखने वाले, वो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, और कई बार कंपनी की नज़र में भी आ जाता है कि भाई ये तो वायरल हो गया। जेड़ा कंज्यूमर है उसने काफ़ी कुछ उल्ट पटुल्ट हमारे बारे में लिख दिया है, उसने पूरा डाटा शेयर कर दिया कि इतनी बार मैंने कंप्लेंट की। तो कहता पावर ऑफ नेगेटिव ईवोम, मतलब कि नेगेटिविटी आपके बारे में फैला दी गई है क्योंकि आपने काम ठीक नहीं किया। इसको अंडरमाइन नहीं किया जा सकता टेक्नोलॉजिकली एडवांस एरा में। जैसे नेस्ले का कोई आपने मान लो जी चॉकलेट वगैरह खरीदा या मैगी खरीदा, बाई चांस उसके पैकेट के अंदर कुछ इंसेक्ट निकले, तो आप गए लाला जी से पास जहाँ से आपने खरीदा। लाला जी ने कह दिया जी देखो इसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते, बंद पैकेट में चीज़ आती है, आप इस कस्टमर केयर पे फ़ोन करो। आपने फ़ोन किया, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, काफ़ी दिन आपको इधर उधर घुमाई गए, आपने सारी कार्रवाई जड़ी है वो सोशल मीडिया में डाल दी है, साथ साथ आपने न्यूज़पेपर में भी दे दिया, तो नेचुरल है काफ़ी ज़्यादा नुकसान अब उस ब्रांड का इससे होगा। द कंपनी मस्ट एनालाइज स्पोर्ट एक्टिविटी टू अवॉइड द डैमेजिंग ब्रांड रेपुटेशन, इंस्टेंट यूज इट एज ए टूल टू स्प्रेड पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ। मतलब कि वर्ड ऑफ माउथ अगर फैले तो पॉजिटिव फैले हमारे बारे। क्विकली, टाइमली एंड एफिशिएंट सपोर्ट सर्विसेज, वो तो सर देखिए ऐसा है ना, जब क्विक वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव होता है तो उसको कंपनियां खुद ही हाईलाइट करती हैं, चेक रिव्यूज फलाना ये वो, पॉजिटिव रिव्यूज हैं इतने ज़्यादा, 4.2 रेटिंग है हमारी, 4.5 रेटिंग है हमारी। तो ये सारी चीज़ें अच्छी लिखी गई थी कि ये सर्विसेज की क्या इंपॉर्टेंस यहाँ पे है। सेकेंडरी एक्टिविटीज, अब नेस्ले की सेकेंडरी एक्टिविटीज सबसे पहले ये लाए हैं फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डोनेट्स अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज सच एज क्वालिटी मैनेजमेंट, लीगल मैटर हैंडलिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस, strategic management. Effective infra management can allow Nestle to optimize the value of whole value chain. Nestle can control the infra activities or commonly called overhead cost to strengthen the competitive position. बाकी वगैरह इन पे खर्चे को कंट्रोल में भी रखना जरूरी है ताकि आपकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन जो है वो स्ट्रेंथन रहे, ताकि आप अदर एक्टिविटीज पे ज़्यादा स्पेंडिंग भी कर सकें। नो डाउट इंफ्रा सारा कोऑर्डिनेट करता है एचआर। नेस्ले कैन एनालाइज द ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटी बाय इवैल्यूएटिंग द एचआर एस्पेक्ट्स। अब जैसे नेस्ले है ना, और आपको वैसे किसी क्वेश्चन में लिखना आ जाए कि यार इसके लिए आप वैल्यू चेन गाइड करो जरा हर एक एक्टिविटी के लिए, तो ये पॉइंट आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, इंक्लूडिंग रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग, ये सारा। Effective HR management can allow Nestle to reduce competitive pressure based on motivation, commitment and skill of its workforce. सर अगर हमें पता हो कि हमारी टीम हमारे साथ है, ये लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं, इन लोगों के लिए हम बेस्ट कर रहे हैं और ये भी हमारे लिए अपना बेस्ट देंगे, तो नेचुरल है कि थोड़ा जब प्रेशर वहाँ पे रिड्यूस होता है
एक तो कंपटीशन इतना है, और उसमें अगर ये पड़ा रहे कि यार ये तो हमारा इतना अच्छा बंदा था, ये हमारे कॉम्पिटिटर को ज्वाइन कर रहा है, अब हमारा क्या होगा, ये तो हमारे सीक्रेट भी शेयर कर देगा, तो इन चीज़ों से बंदा बचा रहता है अगर एचआर आपका स्ट्रांग है। द फर्म कैन ऑल्सो अचीव द कॉस्ट मिनिमाइजेशन objective by analyzing hiring and training cost. Heavy dependence of Nestle on employee talent will increase the importance of this value chain support activities. सर एम्प्लॉय के टैलेंट पे हर फर्म डिपेंड करती है। अब अगर कोई आईटी फर्म हो, आईटी, वहां तो मेजर खर्चा ही अगर आईटी में देखें तो एम्प्लॉय है, और सबसे बड़ा एसेट भी एम्प्लॉय है। चलो इनका जिस तरह का प्रोडक्ट प्रोफाइल है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंस तो नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल कौन चाहेगा कि बंदा चेंज हो। चाहता हूँ सर किराने की दुकान वाला लाला भी नहीं है। अगर 4 छोटू हैं, आप आवाज मारते हो जाओ विम बार निकाल के ला, चलो 2-4 किलो चीनी पैक कर दो, देवदर्शन धूप निकाला दो। अब वो चारों छोटू एक ही दिन कहते हैं हम जा रहे हैं, हमारा हिसाब कर दीजिए। भाई इस तरह थोड़ा ना होता है। ऐसे क्या करोगे, ऐसी क्या गलती होगी। वो कई बार हो जाता है, कस्टमर के सामने गुस्सा करना पड़ जाता है। चलो कोई नहीं, समोसे और चाय मंगवा लो, पी लो, शाबाश, समोसे खा लो। तो कोई भी नहीं चाहता होता, पर कई जगह पे एम्प्लॉय पे आप बहुत ज्यादा डिपेंड करते होते हैं, वो है आईटी सेक्टर। वहां तो सर कई प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं एम्प्लॉय के जाने से। अब आता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। कहता है इन मॉडर्न टेक्नोलॉजिकली एडवांस एरा ऑल वैल्यू चेन एक्टिविटी डिपेंड अपॉन टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। देखो कितनी बढ़िया लाइन, किसी भी क्वेश्चन में आ जाए ये लाइन चेपी जा सकती है। कहता है टेक्नोलॉजिकल एडवांस एरा है, टेक्नोलॉजी का युग है, सारी वैल्यू चेन एक्टिविटीज इन दी एंड डिपेंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी करती हैं। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन इन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग and human resources require Nestle to realize the importance of technological development. It can be divided into product and process. Some example are automation softwares, टेक्नोलॉजी। यार सारा प्रोडक्शन लाइन ही आजकल ऑटोमेटेड है, सब कंट्रोल्ड होता है सॉफ्टवेयर से, कौन सी चीज कहाँ पहुंचेगी, क्या क्या एक्टिविटीज उस पर परफॉर्म होंगी। टेक्नोलॉजी सपोर्टेड कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर केयर वाला टोल फ्री नंबर होता है, एक एग्जांपल ही है। और बहुत ज़्यादा आईवीआर की भाषा चेंज करने के लिए उसमें बहुत क्वेरीज तो उसी से हैंडल हो जाती हैं। प्रोडक्ट डिज़ाइन रिसर्च, डाटा एनालिटिक्स। R&D डिपार्टमेंट ऑफ नेस्ले इज क्लासिफाइड इन दिस कैटेगरी। ऑब्वियस है ये भी नए नए प्रोडक्ट लाते रहते हैं, टेस्ट को और रिफाइन करते रहते हैं, प्रोडक्ट की लॉन्गेविटी बढ़ाते हैं, कोशिश ये करते हैं कि केमिकल्स के यूज़ कम हो। तो देर आर, कभी ये ना सोचें कि जिसके 100 प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहे हैं वो R&D क्यों करे। करता है बेटा, उसको कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करना होता है अपने प्रोडक्ट को। अब आता है जी प्रोक्योरमेंट की तरफ, लास्ट ये इस चीज में हम पढ़ेंगे। प्रोक्योरमेंट डोनेट्स द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन परचेजिंग द इनपुट्स दैट मे रेंज फ्रॉम इक्विपमेंट, मशीन, रॉ मटेरियल सप्लाईज, रॉ मटेरियल एंड अदर आइटम नेसेसरी। कहता प्रोक्योरमेंट का मतलब ये होता है कि एज ए प्रोसेसेस जो इस चीज में इन्वॉल्व हैं कि जब हमने इनपुट्स खरीदने हैं, अब वो इनपुट इक्विपमेंट भी हो सकता है, मशीनरी भी हो सकता है, रॉ मटेरियल सप्लाई, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। मतलब प्रोक्योरमेंट ऑफ, आप कह सकते हो कि करंट एज वेल एज नॉन करंट आइटम्स ड्यू टू द लिंकेज विद द मल्टीपल वैल्यू चेन एक्टिविटीज। देखिए अब आपका अगर प्रोक्योरमेंट मशीन इक्विपमेंट वगैरह का है, वो नहीं हो सकता, टाइमली नहीं हो रहा या ठीक से नहीं हो रहा है, तो आपका टेक्नोलॉजिकल फ्रंट में भी दिक्कत आ सकती है कि शायद ये चीज़ें वहाँ चाहिए हों। बाकी जब आप रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट सही नहीं कर रहे तो आपका सर ऑपरेशंस भी लैक करेगा, आपका आउटबाउंड लॉजिस्टिक भी क्या कर लेगा। ड्यू टू द लिंकेज विद द मल्टीपल वैल्यू चेन एक्टिविटीज, कई वैल्यू चेन एक्टिविटीज के साथ लिंकेज होने के कारण Nestle should carefully consider its procurement activities to optimize inbound, operational and outbound value chain. कहता अगर वहां आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं इनबाउंड को, ऑपरेशंस को, आउटबाउंड को, तो पहले प्रोक्योरमेंट को ऑप्टिमाइज करें, उसको सही करें, उसे दुरुस्त करें जिसे कहते हैं। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें हमने दिखाई कि अगर थोड़ा इंस्टीट्यूट का वो केस, नेचुरल इंस्टीट्यूट ने बेटा आगे केस स्टडी डाइजेस्ट है, केस स्टडी का आपका पूरा मॉड्यूल मैंने भेजा आपको, जो नोट्स आपके आए हैं उसके अंदर मॉड्यूल 1 है, फिर देन देयर इज अ केस स्टडी मॉड्यूल, मॉड्यूल 2 कई बार लेटर ऑन आता है, मॉड्यूल 3 सॉरी, केस स्टडी के अलावा अगर हम देखें 3 मॉड्यूल्स हैं आपके।
तो दूसरा जो मॉड्यूल केस स्टडी वाला, उसमें सारे केस कवर्ड हैं, तो वहाँ आपको काफ़ी सवाल ऐसे मिलने वाले हैं जिसमें पोर्टर की वैल्यू चेन आपने लगानी है। तो आज सर इस लेक्चर में हमने पोर्टर वैल्यू चेन के बारे में काफ़ी कुछ देखा है। अब अगर हम पीछे जाएं, क्योंकि जो टॉपिक है वो सिर्फ इतना नहीं था, वो तो हमने ये कहा ना कि हम वैल्यू चेन पहले देखेंगे। दो चीजें पोर्टर साहब ने और भी कही हुई हैं जिनको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस कि ये क्या होता है, इसके बारे में भी एक्स्ट्रा बातें करेंगे। फिर कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस क्या होते हैं। फिर ये जो टॉपिक है, ये जो हेडिंग है, दिस इज बेसिकली द कंपोनेंट ऑफ एससीएम, वैल्यू चेन एनालिसिस, ड्राइवर एनालिसिस, द पोजीशनिंग एनालिसिस। आफ्टर दैट जब अब इससे आगे निकल लेते हैं, मतलब ये आपका सारा हो जाता है, जिसमें हमने सबसे बड़ी जो चीज़ है वो तो आज कर ली है। फिर स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस आ जाता है। उसमें सर 5 फोर्सेस बहुत अल्टीमेट चीज़ है, उस पर भी काफ़ी केस स्टडीज बनती रही हैं। ठीक है जी, अभी इस लेक्चर में इतना ही है, बाकी अगले लेक्चर में कवर करते हैं। ओके जी बेटा।